नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। 2-3 दिन पहले की है। राज्य वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला इटावा और थाना है बरलई। तारीख थी 8 अक्टूबर 2023, यानी आज 11 तारीख है, 3 दिन पहले की घटना है। शाम को कोई 7:30 बजे बरलई के गांव बहादुरपुर से ग्राम प्रधान ने 112 नंबर यानी एकीकृत कंट्रोल रूम पर यह सूचना दी कि हमारे यहाँ गांव के जयवीर सिंह की 2 छोटी और मासूम बच्चियों की हत्या उनके घर में ही हो गई है। कंट्रोल रूम ने यह सूचना तुरंत थाना बरलई के प्रभारी निरीक्षक को दे दी। इस बीच में और गांव के जिम्मेदार लोगों ने भी थाना बरलई के थाना प्रभारी को यह सूचना दी कि फौरन आ जाइए, बात समझ में नहीं आ रही है। 2 बच्चियां, एक की उम्र 7 साल और एक की उम्र 5 साल, अलग अलग कमरों में उनके शरीर को बुरी तरह से काटा गया है। बहरहाल संवेदनशील घटना थी। 2 बच्चियां मासूम उम्र की, जिनका सामान्य रूप से रंजिश से कोई मतलब नहीं रहता, घर के भीतर इस तरह से उनकी हत्या हुई है। पुलिस पहुंची, पूरा गांव भी इकट्ठा हुआ। पुलिस ने देखा मौके पर दोनों की अलग अलग कमरों में बिल्कुल ताज़ा कोई आधा घंटा 45 मिनट पहले उनकी हत्या हुई थी। दोनों को ब्लीडिंग हो रही थी बुरी तरह से, लेकिन दोनों में प्राण नहीं रह गए थे। प्राण पखेरु दोनों बच्चियों के उड़ गए थे। पुलिस ने परिवार वालों की जानकारी की, पता लगा इन बच्चियों के माँ बाप और एक बड़ी बहन अंजलि है। जयवीर सिंह और उनकी पत्नी से पूछना शुरू हुई कि आपको कब पता लगा। तो जयवीर सिंह ने यह बताया कि मेरी पत्नी करीब 4:30 बजे खेतों में काम करने के लिए गई। पीछे 10 मिनट बाद मैं भी चला गया। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद अंजलि भी आ गई। शाम को करीब 7:30 बजे हम जब घर के भीतर घुसे, घर का दरवाज़ा सामान्य रूप से उसमें ताला नहीं बंद होता या कुंडी नहीं लगी होती, भिड़ा हुआ था। जोर से आंगन में पहुंचकर आवाज़ लगाई दोनों बच्चियों के लिए। बच्चियों का नाम था सुरभि 7 साल की उम्र की और रोशनी 5 साल की उम्र की, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सोच कर कि हो सकता है शाम को ही सो गई हूँ, दोनों को पहले एक कमरे में जब दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा वो भी भिड़ा हुआ था। सामने देखा फर्श पर बड़ी वाली यानी सुरभि की, जिसकी उम्र 7 साल थी, लाश पड़ी हुई थी। जगह जगह से खून निकल रहा था, बुरी तरह से किसी हथियार से काटा गया था। चीख निकल गई। साथ में उनके पति जयवीर सिंह वो दूसरे कमरे की तरफ और अंजलि सिंह बीच वाले कमरे की तरफ भागे, और जैसे ही जयवीर सिंह दूसरे कमरे में पहुंचे, उनकी भी चीख निकल गई। वहां पर 5 साल की उनकी बच्ची रोशनी की कटी फटी लाश पड़ी हुई थी, जिसे बुरी तरह से काटा गया था। पुलिस ने यह सूचना एकत्रित की और फिर पुलिस इस एंगल पर जांच करने लगी कि क्या घर से कोई सामान निकाला गया, लूटा गया, चुराया गया या इस तरह की कोई बात हुई, क्योंकि बात सबकी समझ में आई कि घर के तीनों प्राणी खेतों में गए। इस बीच में 2 घंटे तक बच्चियां अकेली रहीं। खेलने कूदने की उम्र है, खेल कूद रही होंगी। ये कमरे में कैसे पहुंच गईं और किसने इनकी हत्या कर दी। पुलिस को घंटों ये सूचना एकत्र करने में लगा। माँ बाप और बड़ी वाली बेटी अंजलि, इन लोगों ने सारी अलमारी, सारे बर्तन और जहाँ जहाँ रुपए पैसे या गहने रखने की जगह थी, सब जगह ढूंढा। इनका सारा सामान, रुपया, पैसा, गहना
सब इंटैक्ट मिला। तय हो गया 1-1.5 घंटे में कि ये हत्या के लिए हुई है, इसमें लूट या डकैती का कोई एंगल नहीं है। पुलिस के सामने अब और कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने माँ बाप और बेटी अंजलि इन तीनों को थाने पर आने के लिए कहा। अलग अलग टीमें बनाई गईं। प्रशांत कुमार साहब जो आईजी कानपुर थे वो भी मौके पर पहुंचे, क्योंकि 2 बच्चियों की हत्या थी और अननोन थी, जिसे ये कहते हैं कि अज्ञात हत्याएं थी, ब्लाइंड मर्डर था। वहीं पर थाने पर सब वरिष्ठ अधिकारी इकट्ठा हुए। एसएसपी इटावा भी आए और आईजी साहब भी आए। इन सब लोगों ने मिल के वहाँ टीमें बनाई और ये कहा कि सबसे पहले जो आपके पास क्लू है, क्योंकि बॉडीज़ को पहले ही वहाँ से, चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी गांव की, इसलिए बॉडीज़ को सील बंद करके पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। वहाँ तय हुआ कि 3 अलग अलग टीमें एक्सपीरियंस्ड सब इंस्पेक्टर्स और सिपाहियों की बनाई जाएं। हर एक में महिला कांस्टेबल जरूर रखी जाए और तीनों से, घर के 3 जीवित प्राणियों से अलग अलग डिटेल पूछताछ की जाए। पूछताछ शुरू हुई, सबकी अलग अलग एक साथ डिटेल पूछताछ हुई। पूछताछ का मैंने आपको एक बार बताया था कि जब पूछताछ होती है तो उसमें इतनी चीज़ें आदमी पूछता है कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो दोबारा पूछने पर वो उसको मिस करेगा। जैसे माता पिता का नाम, बाबा का नाम, दादी का नाम, बहनों का नाम, बहनोइयों का नाम, मौसी, मौसा, बुआ, फूफा, ये सारे नाम पूछ के लिखे जाते हैं। इंटरोगेशन करने वाला उसे लिख लेता है। अगर इनमें से कुछ भी फर्जी या झूठा बताया गया होगा तो 3-4 बार अगर ये सवाल रिपीट होंगे तो बात पकड़ में आ जाएगी। फिर उस दिन आप कहाँ थे, दिन की दिनचर्या क्या थी, आना जाना किसका किसका था घर में, कौन कौन आपके बहुत नज़दीक है, किससे आपकी दुश्मनी है, किससे मुकदमेबाजी है, कोई मुकदमा पहले से तो नहीं कायम है। इस तरह के करीब सामान्य रूप से 50 सवाल एक पूछताछ करने वाले से पूछे जाते हैं। इसी को बहुत से लोग बहुत अन्यथा लेते हैं। ये कहते हैं कि साहब हमारे घर में ही हत्या हुई, हमारी ही बच्ची मारी गई और हम ही से पुलिस इतने सवाल पूछ रही है। पुलिस का ये रवैया गलत है और पुलिस हमको फंसाने के चक्कर में है। आपने बहुत बार बहुत से अपराधों में यही देखा होगा कि घर वाले ये आरोप फौरन पुलिस पे जड़ देते हैं, लेकिन जो तर्क है इसके पीछे कि जब तक हम पूरी बात समझ नहीं लेंगे, जब तक हम पूरे फैक्ट्स संबंधित व्यक्ति से, चाहे वो वादी हो मुकदमे का यानी कंप्लेनेंट हो, जब तक सारे फैक्ट्स नहीं आ जाते, उनको क्रॉस चेक करने में या सही आदमी तक पहुंचने में कोई और रास्ता नहीं है। मैनुअल पूछताछ ही सबसे, आज भी इस इलेक्ट्रॉनिक युग में भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अपनी जगह है, फॉरेंसिक एविडेंस अपनी जगह है, लेकिन मैनुअल पूछताछ यानी बड़ी पूछताछ का एक हिस्सा ये भी है। बहरहाल तीनों से अलग अलग पूछताछ की गई। देर रात हो गई। पूछताछ के बाद सभी इंटरोगेशन की टीम्स ने अपनी अपनी इंटरोगेशन रिपोर्ट अपने सीनियर अफसर के सामने प्रस्तुत की। ये देखा गया कि माँ और बाप का जो बयान था, उस बयान में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। थोड़ी बहुत टाइमिंग का अंतर था, बाकी नाम, पता, कब गए, खेत पे क्या गए, खेत पे कौन सा काम कौन कर रहा था, ये सब बातें बिल्कुल क्लियर थीं। दोनों में बहुत समानता थी। अंतर सिर्फ अंजलि की बातचीत में था, अंजलि की इंटरोगेशन रिपोर्ट में था। बड़ा अंतर था, ज़्यादा अंतर था। जब उससे पूछा गया कि तुम खेत पर कब पहुंची, तो उसने कहा हम तो माँ बाप के पीछे पीछे ही चले गए थे। माँ ने बताया कि ये हम लोग के पहुंचने के करीब 1.5-2 घंटे बाद आई है और आने के आधे घंटे बाद ही ये हम लोगों के साथ, चूंकि काम खत्म हो गया, रात भी हो रही थी, हम लोगों के साथ वापस लौट गई थी। पिता ने भी कुछ इसी तरह की बात बताई कि ये पीछे पीछे तो नहीं आई थी, लेकिन ये करीब 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद आई थी। एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता है।
पुलिस ने यह कहा कि आपको कोई शक? बोले साहब इतना उन बच्चों में आपस में प्यार था और अंजलि अपने दोनों बच्चों को इस कदर, अपने दोनों बहनों को इस कदर प्यार करती थी, साथ में खिलाती थी, साथ में तैयार करती थी, इनको स्कूल भेजती थी और जाने क्या क्या बात माँ बाप ने बताई कि ऐसा संभव नहीं है कि मेरी बड़ी लड़की ने इन दोनों के साथ कुछ ऐसा किया हो। लिहाजा पुलिस भी, एक दिन की बात थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार था, लिहाजा पुलिस भी थोड़ा सा स्लो डाउन हुई कि जब माँ बाप को ही इस पर कोई शक नहीं है और इतने इंग्रेडिएंट्स माँ बाप ने शक न होने के बताए हैं कि हो सकता है किसी और ने ऐसा कुछ किया हो। बहरहाल दुश्मनी जिनसे थी, दुश्मनी ऐसा किसी से नहीं थी, मनमुटाव किसी से हो सकता था, थोड़ा बहुत कभी कहा सुनी गांव देहात में सबसे होती है, वो हुई थी। उन लोगों को भी ले आया गया, उन सब से भी बातचीत की गई और फिर जब कोई रिजल्ट नहीं निकला तो एक बार फिर से रात की उस प्रहर के बाद भी फिर से इनसे बातचीत शुरू हुई। फिर वही बात हुई। अंजलि अपने आप को ये बताती रही कि मैं पीछे पीछे आई, माँ बाप ये कहते रहे कि ये 2 घंटे बाद आई। पुलिस को ये बात कुछ अटपटी लग रही थी। पुलिस ने फिर सवेरा होते होते एक बार फिर मौके का निरीक्षण किया और ये देखा कि ब्लड सिर्फ कमरों में है, ब्लड कमरों के बाहर एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं गया है। यानी अगर किसी ने या 2 4 6 लोगों ने या 2 लोगों ने या एक आदमी ने इन दोनों की हत्या की होती तो जरूर उनके कपड़ों का ब्लड, हाथों का ब्लड, औजार का ब्लड वो बाहर गिरा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस ने थोड़ी बहुत पूछताछ अलग से करने की कोशिश की अंजलि से। अंजलि भी अपना जवाब बराबर वही देती रही कि ऐसा था और फलाना था और ढिकाना था, इस तरह की बात। पुलिस ने यह कहा कि तुम अपनी 2 छोटी बहनों को घर में छोड़कर खेत क्यों गई, जबकि तुम्हारी माँ ने कहा था कि बच्चे उद्दंड हैं। उद्दंड का मतलब बच्चे बच्चे हैं, खेलने के लिए कभी इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। इनको देखने के लिए तुम घर पे ही रहोगी, लेकिन तुम घर से क्यों आई, क्या वजह थी, माँ के मना करने के बाद भी क्यों आई। पुलिस ने जब बार बार ये सवाल पूछना शुरू किया और किसी बार भी, यानी एक बार भी अंजलि ने इसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो फिर महिला कांस्टेबल्स, महिला सब इंस्पेक्टर्स ने दरवाज़ा बंद किया और वही किया जो करना चाहिए था। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, रंगारंग कार्यक्रम हुआ। बहुत देर तक अंजलि टिक ना सकी। अंजलि की उम्र कोई 18 वर्ष थी। फिर उसने बताया कि हाँ, ये दोनों हत्याएं मैंने की हैं। और किससे की हैं तो उसने कहा घर के फावड़े से इन दोनों का गला काटा और शरीर पर इतने वार किए कि इनका खून निकल जाए, ये जिंदा न बचें। पुलिस ने वो फावड़ा रिकवर किया जो घटना के बाद धोया गया था और ताज़ा ताज़ा धोने के निशान उस फावड़े पर अब भी पड़े हुए थे। फिर ये बताया कि तुम्हारे 2 बच्चियों की हत्या में तुम्हारे कपड़ों में ब्लड लगा था या नहीं लगा था। उसने कहा साहब बिल्कुल लगा था और बिल्कुल खून से सन गए थे मेरे हाथ भी और मेरे शलवार कुर्ता भी। उनका क्या हुआ? उसने कहा साहब हत्या के बाद उसको अच्छी तरह से साफ करके और उसे सूखने के लिए डाल दिया था। पुलिस ने वो बरामद कर लिया जिसमें फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स को ब्लड स्टेन्स मिल गए। बहरहाल कारण पूछा गया कि आखिर क्या कारण था। उसने ये बताया अंजलि ने कि करीब 10 दिन पहले एक दिन मेरे माँ बाप खेत पर गए थे और मुझे पता था कि खेत से आने में, चूंकि तुरंत गए थे, इन्हें कम से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे। दोनों बच्चियां यानी मेरी दोनों बहनें बाहर खेल रही थीं। उनको मैंने 2 टॉफ़ियाँ पकड़ाई कि तुम बाहर ही खेलती रहना, देखती रहना कि कोई बाहर का आदमी घर के भीतर न घुस जाए। ऐसी हिदायत देके उनको नीचे ही खेलने के लिए छोड़ दिया और अपने गांव के ही बॉयफ्रेंड को इत्तला कर दी कि आ जाओ, घर में कोई नहीं है।
वो आया चुपके से और उसके साथ अंजलि छत पर चली गई। इसी बीच में उन दोनों बच्चियों में, दोनों बहनों में आपस में किसी बात का, बच्चे जहाँ भी आपको खेलते कूदते मिलेंगे, आपस में कोई न कोई तकरार, कहा सुनी, चिल्लपों ये हो ही जाती है। इन दोनों में आपस में एक तकरार हो गई, एक ये यूँ कह लीजिए मनमुटाव हो गया, कहा सुनी हो गई, चिल्लाहट सी हो गई। तो इन दोनों ने कहा कि इसका फैसला दीदी करेगी, और ये दोनों बेधड़क ऊपर छत पर पहुंच गई। वहाँ छत पर उन्होंने उस लड़के को देखा, जैसे वो होता है ना कि ये कब आया, कैसे आया, हम तो यहीं बाहर सबका इंतज़ार कर रहे थे कि बाहर का आदमी ना आए। और वो उसके साथ जैसे ही उन दोनों ने देखा, वो तो फौरन छत से उतरकर भाग गया। फिर अंजलि ने उन दोनों से पूछा क्या समस्या है, कैसे आ गई, बिना पूछे कैसे आ गई, जब मैंने कहा था कि नीचे ही रहो तो ऊपर कैसे आ गई। दुनिया की बातें उसने उन लोगों से, उन दोनों बच्चियों से, दोनों बहनों से पूछी। उन दोनों ने अपने झगड़े की वजह बताई कि इसने मुझको ये कहा, इसने मुझको ये कहा, इसने मुझको ये कहा, इस तरह की बातें बताईं। और ये बताया तो फिर दोनों को डांटा भी, ये भी तायीद की कि ये यहाँ छत पर तुमने किसको देखा है, ये बात माँ बाप से बिल्कुल नहीं बताओगे। लेकिन जैसे ही माँ घर पर आई, इन दोनों ने, शायद जो दोनों के झगड़े का फैसला अंजलि ने किया था, दोनों ही इस बात से असंतुष्ट थे। दोनों बच्चियां यानी दोनों बहनें, उन्होंने माँ को फौरन बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, पता नहीं कहाँ से वो फलाना जो लड़के का नाम बताया वो कैसे पहुँच गया, हम लोग ऊपर गए तो वो दोनों साथ साथ बैठे हुए थे। और भी जो बताया वो नेचुरली बताया ही होगा। अंजलि बुलाई गई। अंजलि को माँ बाप दोनों ने बहुत खरी खोटी सुनाई कि इज्जत का क्या होगा, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। और फिर ये कहा कि आज के बाद तुम घर के बाहर किसी काम से नहीं जाओगी, अगर तुम्हें जाना होगा तो मेरे साथ जाओगी या अपने पिता के साथ जाओगी, किसी भी सूरत में तुम बाहर नहीं निकलोगी। और ये भी कहा अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो घर में ताला लगा के जाएंगे, तुम्हें घर में ही रहना है, तुमने हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है। ये सारे प्रतिबंध अंजलि पर उनके माँ बाप ने लगा दिए और करीब करीब 10 दिन हो गए वो किसी भी तरह से अपने उस बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पा रही थी। मन में गुस्सा पनपने लगा और उसको इस सारे प्रकरण की जड़ अपनी 2 बहनें ही समझ में आईं। उसने तय कर लिया कि इन दोनों से बदला जरूर लूँगी। इन्होंने हमारे इस बहाव को, हमारे उसको इसने रोका है, इन दोनों ने। और वो उसी दिन से इस मौके की तलाश में थी कि कैसे इन दोनों बहनों से इस बात का बदला लिया जाए कि इन्होंने मेरे ऊपर प्रतिबंध लगवा दिया, यानी इन्होंने ये सूचना दी जिसकी वजह से मुझे डांट भी पड़ी और मेरे मिलने जुलने पर रोक लगा दी। माँ बाप जैसे ही ये कह के कि बच्चों पर ध्यान रखना गए, पहले मैंने उन दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। वो चिल्लाने लगी, मैं बाहर से फावड़ा लेकर आई, धक्का देकर जमीन पर गिराया और बेहिसाब फावड़े उनके शरीर पर मारने लगी। बच्चियां थीं, 1-2 बार के बाद ही वो लुढ़क गईं और लुढ़कने के बाद भी मैंने ये इंश्योर किया कि ये बचने न पाएं, क्योंकि इन लोगों ने मेरी जो ये लाइफ थी, तथा कथित जो प्रेमी प्रेमिका की लाइफ थी, उसको इन्होंने बर्बाद किया है। एक को मारने के बाद दूसरे को फिर इसी तरह गिराया और फावड़े से ही उसको भी काट दिया। बाहर निकली, अपने पूरे कपड़े, शरीर को नहाया धोया, शरीर को साफ किया और दोनों कपड़े भी साफ कर लिए। फावड़े को भी ले आई, उसको अच्छे से साबुन लगाकर एक पुराने कपड़े से उसको पोंछकर और उसे सुखा दिया। हालांकि फावड़े में एक लकड़ी का बेंत भी होता है, एक हत्ता भी होता है,
आप कितना भी सुखा दीजिए, लेकिन उस फावड़े यानी मेटल और लकड़ी के बीच की जो जगह है उसको आप बिना बेंट को निकाले हुए सुखा नहीं सकते। और लकड़ी में जो पानी जो सूख जाता है वो उसके गीलेपन का एहसास हमेशा देता है। इसीलिए जब पुलिस ने रिकवर किया ये फावड़ा तो उसमें भी पानी और ब्लड दोनों के अंश मिल गए थे। एएसपी सतपाल सिंह ने तुरंत इसकी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से भी ये घटना 6 और 7 बजे के बीच की है। लड़की यानी अंजलि माँ बाप के पास गई और फिर माँ बाप ने कहा कि अब यहाँ का काम ख़त्म हो गया है, उनके साथ वापस आई और जैसा जैसा वो लोग कर रहे थे माँ बाप, जैसे रोना, चीखना, चिल्लाना, सिर पीटना, छाती पीटना, ये सब भी वो ऐसा करती रही ताकि माँ बाप को और बाकी किसी को कोई शंका न हो। बहरहाल उसे 9 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया, 10 तारीख को, और 10 को ही अंजलि को जेल भेज दिया गया। आज की घटना में एक बहन ने, बड़ी बहन ने, जिनकी उम्र का 10-12 साल का डिफरेंस था, उसने अपनी 2 छोटी और मासूम बहनों की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि इन दोनों बहनों की शिकायत के कारण वो 10 दिनों से अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पा रही थी। अब आप सोचिए कि ये इश्किया भूत अब कितना विकराल हो गया है। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, हमेशा होता आया है। इश्किया भूत, कारण चाहे अलग अलग हों, एग्जीक्यूशन चाहे अलग अलग हो, लेकिन ये होता आया है। लेकिन अब ये भूत ये धीरे धीरे अपनी शक्ल बदल रहा है। अब ये भूत और प्रेत अपनी योनि से बाहर निकल गया है, ऊंचा हो गया है इश्किया भूत या प्रेत। क्योंकि इश्किया भूत या प्रेत की तो काट है। जैसे आप अगर ओझा, सोखा, तांत्रिक, गंडे ताबीज वाले मौलाना, इनको घर वाले अगर बताते हैं कि साहब इसको इश्किया भूत सवार हो गया, तो वो फौरन कोई न कोई काट बता देते हैं। फर्जी ही बताते हैं लेकिन काट है। लेकिन ये जो इस तरह का जो व्यवहार आजकल आपसी संबंधों में लड़के लड़कियां कर रहे हैं, ये भूत की श्रेणी से ऊपर है। ये इश्किया साइनाइड है, क्योंकि साइनाइड का आज तक कोई तोड़ नहीं निकला है। उसी तरह इस इश्किया साइनाइड का भी कोई तोड़ नहीं है। कोई तांत्रिक, ओझा, सोखा, मौलाना, गंडे ताबीज वाले, ये इसका कोई तोड़ नहीं निकाल सकते इश्किया साइनाइड का। जैसे आपने देखा कि अमरोहा की वो शबनम पढ़ी लिखी थी, बहुत क्वालिफाइड थी, सब चीज़ें जानती थी, लेकिन एक अनपढ़ आशिक सलीम के चक्कर में उसने परिवार के 7 लोगों की हत्या इसलिए कर दी कि वो पूरा परिवार उसकी शादी में बाधक बन रहा था। कारण सिर्फ ये, उसमें रिलीजन का कारण दोनों एक ही समुदाय से थे, इसलिए कि वो अनपढ़ था, बहुत छोटे छोटे काम गांव देहात में करता था, इसलिए वो शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे। और उसी के उकसाने पर शबनम में 7 लोगों की हत्या कर दी और करीब 15 साल से वो जेल में है, फांसी का इंतज़ार कर रही है। ये जो भूत था उसका, वो भूत नहीं था, वो इश्किया साइनाइड था। कोई गुंजाइश नहीं है इस साइनाइड से बचने की। वो सिर पर सवार हुआ तो कोई नहीं बचा, बिल्कुल नहीं बचा। तो ये इस तरह का, ये भूत तो बहुत पुराने दिनों की बात हो गई, उपन्यासों में कैद हुए इसके बहुत साल हो गए भूत के। इश्किया भूत, इश्क का भूत, मोहब्बत का भूत, ये तो अब गए जमाने की बात हो गई। अब तो ये साइनाइड हो गया है, जिसके जीभ पर रखने मात्र से, जिसके सोचने मात्र से कोई जिंदा नहीं बच सकता। आज की घटना में जिन 2 अबोध बच्चियों की हत्या हुई, उनकी उम्र बहुत कम थी, 7 साल और 5 साल।
कितनी दुनिया उनको देखनी बाकी थी। अब आप सोचिए उनका कसूर क्या था। उन्होंने अपनी बड़ी बहन को एक लड़के के साथ छत पर देखा। उन्हें इसकी भी समझ नहीं थी कि छत पे ये अकेले हैं तो क्या बात कर रहे होंगे। उन्हें इसकी भी समझ नहीं कि ये छत पर अकेले क्यों बैठे हैं। बस ये देखा कि दो हैं, और चूंकि उनको कहा गया था कि देखते रहना कोई घर के भीतर ना आ जाए, और उनसे ये गलती हुई कि वो देख नहीं पाई और ये ऊपर आ गया, तो इस बात की शिकायत उन्होंने, इस बात से अनजान कि ये गंभीर बात है, गलत बात है, घर वालों को पसंद नहीं आएगी, घर वाले इस पे रिएक्ट कर सकते हैं, उन्होंने अपनी माँ को बता दी। यही बताया कि हम लोग, पता नहीं कैसे वो भीतर आ गया, हम लोग जब ऊपर गए इस लड़ाई झगड़े के बाद देखा बैठा हुआ था। किस रास्ते से आया अम्मा, किस रास्ते से पहुंच गया वहाँ, मुझे नहीं पता। उन्हें ये भी ज्ञान नहीं था कि ये दोनों एक साथ बैठे हैं तो ये गलत है या सही है। लेकिन माँ को जैसे ही बताया, माँ माँ होती है, उसको समझने में देर नहीं लगी, तो सारे प्रतिबंध अंजलि पर लगा दिए गए। जैसे ही ये प्रतिबंध अंजलि पर लगाए गए, इश्किया साइनाइड एकदम तैयार हो गया उसके जहन में, उसके सिर में, उसके दिमाग में। और इतना, मतलब अपनी दो लाडली बहनों जिनको वो बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत प्यार करती थी, हाथों हाथ रखती थी, उनकी तकलीफ़ में को अपनी तकलीफ़ समझती थी, उनको भी उसने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, खीरे ककड़ी की तरह काट डाला। साइनाइड और इश्किया साइनाइड है ही ऐसा। देखिए, आप प्रेम करते हैं तो करिए, आप किसी से प्रेम में हैं तो बिल्कुल रहिए, कौन मना कर लेगा आपको। घर वालों ने कोशिश भी की होगी तो मान गए क्या आप? रहिए, पर इस रिलेशन के भूत प्रेत या साइनाइड से दूर रहिए। मत पड़िए इनके चक्करों में, दिमाग से काम लीजिए, वरना आप खुद तो बर्बाद होंगे, पूरे परिवार को भी, पूरे खानदान को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत हो। एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट बतानी है कि मैं ये रिकॉर्डिंग करने के तुरंत बाद बाहर जा रहा हूँ, लखनऊ के बाहर। मेरे एक निकट संबंधी के यहाँ एक दुखद समाचार अभी रिकॉर्डिंग के थोड़ा आधा घंटे पहले ही मुझे जानकारी हुई है, और कल अभी रात में चलूँगा, रात ही में पहुँच जाऊँगा। कल वो अटेंड करूँगा, अंतिम संस्कार में रहूँगा। हो सकता है मैं देर से वापस आऊँ, और देर से वापस आऊँगा तो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊँगा, अपलोड भी नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं, जयप्रकाश जी मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं कल समय से ना आ पाया तो कोई एक रिपीटेड एपिसोड ज़रूर अपलोड कर देंगे। लोग इसको अन्यथा लेते हैं कि साहब आप तो कहते थे क्राइम कभी ख़त्म नहीं हो गया, ख़त्म नहीं होगा, क्या हुआ, क्राइम ख़त्म हो गया क्या जो आप रिपीटेड। तो अब मैं पहले भी इसके बारे में कह चुका हूँ कि मैं भी घर परिवार, नात, हित, रिश्तेदारों वाला आदमी हूँ। मेरे भी बहुत ढेर से सामाजिक दायित्व हैं जिनको निभाना मेरा ही, घर का सबसे बड़ा हूँ तो उनको निभाना भी मेरा ही दायित्व है। तो इसी एक दायित्व के तहत किसी के सुख में आप न पहुँचिए, लेकिन दुख में पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बस अभी आपको धन्यवाद करके मैं रवाना हो जाऊंगा। मैं रात में ही, अंदाज़ ये है कि 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा, 5 बजे तक, और सुबह उनकी सब वहाँ रिश्तेदार भी हमारे सब इकट्ठा होंगे और कार्यक्रम वहाँ अंतिम संस्कार का समाप्त करके वापस लौटूंगा। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में समय की सीमा नहीं होती, ये समय में नहीं बांधे जाते। देर हो गई तो आपको रिपीटेड एपिसोड जयप्रकाश जी अपलोड कर देंगे, और उसके तुरंत बाद अगले दिन, तो मैं कल ही जाऊंगा, देर भी हो सकती है, तो परसों मैं आपसे फिर मिलूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।